पॉज कर दिया था ना। थम गई ये ज़मीं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी स्वामी मैम? वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का दिनांक है 17 अक्टूबर 2024। पढ़ाई करके आए हो? वैसे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें एवोल्यूशन में, ऐसा मुझे सुनने में आया कि तुम्हें एवोल्यूशन बहुत मस्त लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को एवोल्यूशन में मजा आ रहा है। यही मेरी कोशिश है कि तुम्हें एवोल्यूशन में मौत ना आए और एवोल्यूशन में मजा आए, और तुम भी साथ साथ बेटा ऐसे इवॉल्व हो जाओ कि सीधे फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है ना। चलिए, इसी बात के साथ में मेरे प्यारे बच्चों, मिस यू मैम। पर क्यों? अभी तो आज ही तो पहला लेक्चर होता है। हाँ, इसी बात के साथ में बेटा देखो, बहुत प्यार प्यार से, बहुत ही मजेदार तरीके से पहले हम पिछली क्लास का एक बार ही रिवीजन करेंगे, जो हमने पढ़ा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, और आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिर अर्थ में बेटा कौन से कार्यक्रम चल रहे थे जिससे प्रोबेबली शायद फर्स्ट लाइफ आई होगी, तो हम लाइफ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बोल, कुछ बच्चे बोलते तो ऐसे मोटिवेशन दे दीजिए जैसे किराने की दुकान पे मिल रही हो, 2-2 रुपए में, 5-5 रुपए में। 2 रुपए की तो आजकल कोई बात ही नहीं करता बेटा। मैं अभी भी अपने अपने एरा में जी रही हूँ, 2 रुपए की बातें कर रही हूँ, ठीक है ना। जैसे तो थैलियों में बेच रहे हैं दुकानदार। मोटिवेशन दे दीजिए थोड़ा। हाँ, 10 रुपए का देना भैया। चलिए जी, यस एवरीवन। हाँ, ओहो, वाह 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 मैम, आपको मिस करने के बहाने थोड़ी चाहिए, हम तो ऐसे मिस कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी गलत नहीं है बेटा। देखो, आज हमें करना है डिफरेंट थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगेन बेटा, आपका यहाँ क्लास में पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए आप क्लास में साथ के साथ लर्न कर ले, क्योंकि दिस इज अ चैप्टर वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा। आपको बहुत सारा डेटा करना है बेटा, तो आप क्लास में याद कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। तो क्लास में लर्न करते हुए चलना, जैसे आपने पिछली क्लास में भी लर्न किया है वैसे ही इस क्लास में भी लर्न करते हुए चलना, सो दैट बेटा एंड तक आते आते आपको डेटा में कंफ्यूजन ना हो, है ना। थ्योरी है, काफी सारी थ्योरी है। इवोल्यूशन इज थ्योरी। किसी ने जाके थोड़ी देखा है यूनिवर्स में क्या हुआ था, किसी ने जाके थोड़ी देखा कि अर्थ कैसे बना था, किसी ने कुछ देखा थोड़ी है बेटा। सबने अपने अपनी थ्योरीज दी है, कहानी दी है बेटा। जैसे तुम मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हो ना कि मैं इसीलिए मेरे नंबर कम आए क्योंकि फलाना ढिमकाना हो गया। तुम्हारी ये मन गढ़ंत कहानियां होती है, एक्चुअल में तो तुम्हें भी पता है बेटा ये तो बहाने हैं, ठीक है ना। नंबर क्यों कम आए। अब इसी बात के साथ में पहले चलाते हैं समाप्ति एक्सप्रेस, और एक बारी कुर्सियों की पेटी बेटा बांध ली जाए फॉर वन मोर टाइम, और एक बारी बेटा मेरे साथ में हम शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा सबसे पहले यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा। इवोल्यूशन इज बेसिकली अ स्लो ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। वो चेंजेस आपको फ्लोरा में दिखते हैं, फौना में दिखते हैं, और वो चेंजेस होना क्यों जरूरी है बेटा? फॉर सर्वाइवल। अगर वो बदलाव नहीं आएगा तो बदलते हुए बदलाव बेटा आपके एनवायरमेंट में भी आ रहा है, और उसके साथ साथ में जब उसमें रहने वाले प्राणियों में चेंज आता है, एक दिन में नहीं आता बेटा, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये क्यूमुलेटिव चेंज होता है जो एड ऑन होता रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी फ्लोरा में, किसी भी फौना में, एंड मिलियन ऑफ ईयर्स में ये चेंजेस होते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज इवोल्यूशन, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्स की बात की। पहले एक सिंगल ऐसे मास था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और ये एक्सप्लोड हो गया। जब ये एक्सप्लोड हो गया तो हमने कहा बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। 20 बिलियन ईयर्स अगो इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
तो हमने कहा कि ये सिंगल लार्ज मास एक्सप्लोडेड एंड द स्पेस एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, ठीक है ना। और जब एक्सपेंशन हो गई तो ऑफ कोर्स बेटा आप कहते हो कि पहले तो टेम्परेचर भी ज्यादा है ना, खैर वो यूनिवर्स का जब बेटा आप बोल रहे हो ओरिजिन, तो एक्सपेंशन हुई और डिफरेंट डिफरेंट बेटा गैलेक्सीज वर फॉर्म। आपने देखा अलग अलग गैलेक्सीज बन गई। अच्छा गैलेक्सीज होती क्या है? गैलेक्सीज आर नथिंग बट द क्लाउड ऑफ गैसेस, डस्ट, स्टार्स, प्लैनेट्स, यही तो गैलेक्सीज होती है। अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ जैसे ही स्पेस एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम। सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। ऑफकोर्स अनइमेजिनेबल, किसी को नहीं पता है, सब बेटा अपनी कहानियां ही बताते कि ऐसा हुआ होगा, एक एक्सप्लोजन हुआ होगा, स्पेस एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम एंड क्या बोलते हैं, different type of galaxies were formed and two gases were formed, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स की ओरिजिन, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की हुई है, तो हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात की है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड एंड डिफरेंट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। गैलेक्सीज आर नथिंग बट द क्लाउड ऑफ दीज गैसेस ओनली। इसी का क्लाउड है, डस्ट है, पार्टिकल्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है। और इन्हीं में बेटा एक था मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम अपना सोलर सिस्टम देखते हैं, जिसमें हम हमारी प्लैनेट अर्थ को देखते हैं। और ये जो प्लैनेट अर्थ है बेटा, अगर इसको आप इमेजिन करें एक ब्रह्मांड में, तो ये एक बिंदु मात्र होता है, केवल एक बिंदु मात्र। अर्थ एक बिंदु मात्र है, तो सोचिए आप कितना ही बिंदु मात्र होंगे, कितना ही आपका एग्जिस्टेंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में। अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पेक। जब आप अर्थ की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि अर्थ में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, आज हम इसी की बात करेंगे कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऐसी आज भी हम जीवन की खोज कर रहे हैं ना, कि बाहर किसी प्लैनेट में लाइफ है क्या। तो हम बाहर के प्लैनेट्स की बेटा हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है, ऐसी कोई कंडीशन है क्या जो फेवरेबल है लाइफ के लिए। तो हम देखेंगे अर्थ पे ऐसी क्या कंडीशंस थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जिससे लाइफ आई होगी। अगेन मैं कह रही हूं, किसी ने जाके नहीं देखा, सबने बेटा, हम साइंस की बात करते हैं तो हम साइंस पे विश्वास करते हैं। अभी आप देखोगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सबके रिलीजन में बेटा, सब हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबके सब धर्मों में बेटा अपने अपने तरीके से बताया गया स्पेशल क्रिएशन को, कि सुपर नेचुरल पावर होती है और लाइफ का क्रिएशन होता है। बट साइंस में हम बोलते हैं कि देयर शुड बी सम साइंटिफिक एविडेंस, और साइंटिफिकली आपको सपोर्ट करना है, या तो एक्सपेरिमेंट से। कोई मानेगा ही नहीं बात को जब तक आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं करोगे या एक्सपेरिमेंट से करके उसको सपोर्ट नहीं करोगे। आज हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो प्रिमिटिव अर्थ में बेटा कैसी कंडीशंस थी? प्रिमिटिव अर्थ में आप देखोगे तो बड़ा ज्यादा टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, मोल्टन लावा बाहर आ रहा था। आज के डेट पे भी बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ओशन के नीचे आप देखोगे अभी भी वॉल्केनिक इरप्शंस चल रहे थे, पहले भी वॉल्केनिक इरप्शंस। हाँ चलिए, आप लोग जितने बेटा आप लोगों का जो ये फालतूगिरी है ना, तुम्हारा बेटा लेवल अभी क्या है, एक बात बताओ, तुमने ऐसा जीवन में क्या कर लिया है जो तुम इतना फालतू बोलने का राइट रखते हो? तुम में से किसी को भी खड़े होके ना, जो भी बातें तुम लिख रहे हो उससे रिलेटेड 10 सवाल पूछ लिए जाए ना, तो तुम्हारे -1 नंबर आएंगे। तुम्हारा लेवल ये है, -1 नंबर आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं सबकी बात कर रही हूं जो लोग ऐसी फालतू बातें कमेंट्स में करते हैं, ठीक है? इसीलिए कमेंट ऑफ करना सही है, क्यों अपना मूड खराब करना। इतनी प्यारी तरीके से मैं कहानी बता रही थी, लेकिन तुम हर चीज में इन बातों को, मैं बोलना भी नहीं चाहती, मैं जबरदस्ती क्यों कंट्रोवर्शियल कुछ भी बोलूं, है ना? इन चीजों को बीच में तुम्हें लाना होता है और फिर अपना अपना ज्ञान देना होता है। अरे तुम ज्ञान देने लायक हो, काबिल हो, नॉलेज है तुम्हें नॉलेज है ही नहीं, तुम्हें नॉलेज है नहीं, तुमसे बक 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 कर रहे हो, गरज रहे हो, सिर्फ 1% भी नॉलेज नहीं है, किसी को नहीं है जो ऐसी बातें करता है, ठीक है ना? इतने से बच्चे नहीं है, अभी पैदा हुए नहीं है, पूरे दुनिया भर का ज्ञान उनको सबको चिपकाना है। हाँ, सामने से पूछो ना 2 सवाल तो सब बोलती बंद, अभी चुप हो जाओ और पढ़ो, ठीक है ना? पता नहीं कैसी कैसी सोसाइटी में आगे तुम कैसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हो, किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हो तुम लोग। डर लगता है तुम लोग जैसे बातें करते हो ना, मूड खराब कर देते हो। अभी अभी 10 मिनट पढ़ाया नहीं हुआ है, पहले मूड खराब कर रहे हो। अलग अलग गैलेक्सीज बनी बेटा, प्लैनेट अर्थ की हम बात करते हैं बेटा। इतने मन से पढ़ाने के लिए कोई बंदा आता है और तुम लोग यार, कुछ लोग ना
मॉल्टन लावा रिलीज हो रहा था, मॉल्टन मास ने अर्थ को कवर कर लिया और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकल रही थी बेटा। आज मैं आपको ना बेसिक लेवल से बताऊंगी कि कैसे फ्री एटम्स थे, फिर मॉलिक्यूल्स बने, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। आज मैं आपको ये पूरी बेसिक बताऊंगी, एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया गया था, ठीक है ना, ऑपेरेट एंड हेल्डेन की थ्योरी। पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा कुछ कुछ गैसेस रिलीज हो रहे थे बेटा, है ना, उस लावा से कुछ कुछ मॉल्टन मास से कुछ कुछ गैसेस रिलीज हो रहे थे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था बेटा, जैसे हाइड्रोजन होता था, है ना, जैसे वाटर वेपर होता, वाटर अवेलेबल होता था लेकिन वाटर वेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता था, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि फ्री वाटर ऐसे अवेलेबल रह ही नहीं पाता था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था, ओजोन लेयर बनी बनी नहीं थी बेटा, यूवी रेज अंदर आते थे, वाटर वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यूवी रेज इन्हीं वाटर वेपर को, इसी H2O पर एक्ट करती थी, H2O और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते थे, H2O लाइटर होती थी, एस्केप हो जाती थी और बहुत रिएक्टिव थी ये हाइड्रोजन। लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनिशियली फ्री नहीं था, एटम के फॉर्म में ऑक्सीजन अब हो सकता है रहा हो, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री नहीं था, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और बेटा धीरे धीरे करके जब टेम्परेचर धीरे धीरे ओवर कई ईयर्स, जब धीरे धीरे टेम्परेचर बेटा कम हुआ ना, आप देखते हो ये जो वाटर वेपर थे इन्होंने क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया, और जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया तो अल्टीमेटली फिर रेन हुई। जब रेन हुई तो ये जितने भी गैसेस आप पढ़ रहे थे ना कि प्रिमिटिव अर्थ में थे, अमोनिया बन रहा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था बेटा, जितने भी गैसेस आप देखते हो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रहे होंगे, CO2, अमोनिया, ये सारी चीजें बेटा क्या होने लग गई, इन्हीं ये जो बारिश हुई बेटा, ये बारिश के फॉर्म में आज आप पढ़ोगे ओशंस बने, ओशंस बने। आज आप ये भी टॉपिक में पढ़ोगे कि ये ओशन का पानी जो था बड़ा गर्म था, गड्ढों में बेटा बरसात हुई, ये सारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस थे ना वो उसी पानी से होते हुए आपके ओशंस में भर गए, जिसके लिए हॉट डाइल्यूट सूप, हेल्डेन में आज उनकी बात बताऊंगी, उन्होंने इस पानी के लिए हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड यूज किया था, पिछली क्लास में नहीं लिखा है, मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है ना। वहीं पे केमिकल रिएक्शंस चल रही थी बेटा, और ये केमिकल कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे थे। इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बादल गरज रहे थे, बादल टकराते थे, लाइटनिंग होती थी, बिजली इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सन यूवी रेज सोर्स ऑफ एनर्जी, ओशंस के नीचे में देख रहे हो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, हीट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इतना ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी था, तो पानी के अंदर अगर कोई भी केमिकल मौजूद रहा होगा तो वो रिएक्टिव आपस में रिएक्ट कर ही रहे होंगे, और जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से पानी में पहली लाइफ आई होगी। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आई होगी, ये तो मैंने प्रिमिटिव अर्थ की आपको कंडीशन बताई, ठीक है ना। अर्थ की ओरिजिन कब दिया हुआ है बेटा, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड लाइफ ओरिजिनेटेड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, कमेंट्स में सिर्फ ऑन कर रही हूं आपसे पूछने के लिए, मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करना चाहती थी बट मुझे लगता है मुझे ऑफ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, तो मैं ऑफ ही कर दूंगी। आप मुझे बताओ यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या क्या, या आगे बढ़े, बताइए, या आगे बढ़े बेटा। यस, पानी। आज हम एक्चुअल में देखने जा रहे हैं, अर्थ का ओरिजिन तो एक्सप्लेन कर दिया मैम कि अर्थ कैसे आई या यूनिवर्स कैसे बना होगा, मतलब एक्सप्लेन क्या किया, इस तरीके से हुआ होगा ऐसा बताया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लाइफ कैसे आई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। मैं आपको ये बता दूं एनसीईआरटी में सारी थ्योरीज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन आप इन थ्योरीज को बेटा ऐसे ही पढ़िए जैसे मैम आपको बता रही है। इनमें से कुछ हो सकता है तुम्हें एनसीईआरटी में ना मिले, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको टॉपिक में रेलेवेंस नजर आएगी। देखो इवोल्यूशन तो बेटा अनलिमिटेड है ना, इवोल्यूशन कोई एक चैप्टर इतना सा थोड़ी है, एवोल्यूशन बहुत बड़ा है, पढ़ने को बहुत बड़ा है, लेकिन आपको उतना बड़ा टॉपिक पढ़ना भी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से पढ़ो कि आपको ना ऐसा ना लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा फ्लो, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बीच में बताती रहूंगी, बट वी विल ट्राई टू कीप इट मोर एनसीईआरटी रेलेवेंट, ठीक है ना। चलिए, यस एवरीबॉडी, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो हमने लिखा था थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, और वहां आपने हेडिंग भी डाल ली थी, मुझे याद है, नंबर 1 थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जैसा कि नाम कह रहा है स्पेशल क्रिएशन, है ना।
हर धर्म में ये बेटा हम लोग मानते भी हैं कि लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय गॉड, एंड बाय गॉड आई मीन टू से बाय सम सुपर नेचुरल पावर। यार कोई शक्ति है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने लाइफ को बनाया। ये थ्योरी भी यही कहती है बेटा कि लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय फादर सोरेस, गिवन बाय फादर सोरेस, नॉट इन एनसीईआरटी। कि किसने दिया है या नहीं, नाम दिया भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर, some supernatural power, God। और इनफैक्ट बेटा इन्होंने ये भी कहा लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच। आज जो आप देखते हो धरती पे इतनी वेरिएशंस, ये डाइवर्सिटी पहले से थी। आप इन थ्योरी की अगर पॉइंट सुनोगे तो इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी कहती है लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच। एज सच का मतलब जो आज आपको दिख रहा है ऐसा ही सेम क्रिएट हुआ था जब गॉड ने लाइफ को बनाया। क्रिएटेड एज सच, द डाइवर्सिटी दैट यू सी टुडे वॉज एग्जैक्टली पहले जैसे। और इन्होंने कहा आगे भी वैसा ही रहेगा। इन्होंने बोला पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और इन्होंने ये भी बोला कि लाइफ वॉज क्रिएटेड इन 6 days, सिर्फ 6 दिन में लाइफ का निर्माण हो गया था। बट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं आप, थ्योरीज को सपोर्ट जब तक नहीं करते हो बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से, तो एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो इनको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज आपके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि सम सुपरनैचुरल पावर हैज क्रिएटेड लाइफ इन जस्ट 6 days। लाइफ जैसे आज है वैसे पहले भी थी। तो आप एक्सपेरिमेंटली कुछ प्रूफ करके दिखाओ। बट इसके पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं। पॉइंट्स कहते हैं कि सुपरनैचुरल पावर है, 6 दिन में लाइफ बन गई, डाइवर्सिटी जैसी आज देखते हो वैसी ही है और आगे भी वैसी रहेगी, ठीक है ना। बाय सम सुपरनैचुरल पावर गॉड, लाइफ वॉज क्रिएटेड। अच्छा, इनके अनुसार पता है क्या, इनके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार लाइफ, इसके अनुसार, अब इसके पॉइंट सुनो तो तुम्हें खुद ही डाउट होगा ना। इसके अनुसार जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 साल पुराना है, 4000 years ओनली। मैं एक बार डेटा भी चेक कर लूंगी, 4000, 2000 नहीं दिया, 4000 या 2000, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच इन 6 days, एज सच इन 6 days, 6 दिन में बन गया। और बोला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी ये जो इतनी वेरिएशंस है ऑर्गेनिजम्स की बेटा, डाइवर्सिटी वॉज क्रिएटेड एज सच एंड विल रिमेन लाइक दिस। और इनके अनुसार अर्थ 4000 years old, अर्थ इज 4000 year old। बस इसके पॉइंट्स याद रखने। ये पॉइंट, ये थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई है, क्योंकि ये थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई है तो बेटा ये थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन 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 कर लो, डन 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 एवरीबॉडी, फटाफट से। अब मैं कुछ ऐसी थ्योरीज बताने वाली हूं जो आगे लोगों ने बेटा, क्योंकि सारी थ्योरीज थी तो सब अपने अपने थ्योरीज तो दे ही रहे थे, तो आगे भी कुछ और थ्योरीज आई, ठीक है। मैं डेटा चेक कर रही हूं बेटा, 4000 years ओल्ड ही दिया हुआ है ना। इनको चैलेंज भी किया गया था कि भाई आप इसका प्रूफ तो दो, है ना। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। देखो, सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करना चाह रही है कि लाइफ कैसे आई। सारी थ्योरीज का मुद्दा क्या है, जीवन कैसे आया। जैसे इन्होंने बोला जीवन कैसे आया,
गॉड ने क्रिएट किया, ठीक है ना। अगला थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म। किसने दिया नहीं करो। कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी कहती है कैटेस्ट्रोफिक इवेंट्स हुए थे। व्हाट इज कैटेस्ट्रोफिक इवेंट? विपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ ऐसी हुआ, जैसे डायनासोर्स का भी एक्सटिंक्शन हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई कैलेमिटी हुई होगी, मास एक्सटिंक्शन हो गया होगा। किसी ने डायनासोर देखा क्या? फॉसिल्स मिले थे ऑब्वियसली। तो आप कह रहे हो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुए होंगे, ऐसे कोई डिस्ट्रक्टिव नेचर में इवेंट्स हुए होंगे जिससे जो एग्जिस्टिंग लाइफ थी ना वो वाइप्ड ऑफ हो गई, वॉश आउट हो गई और फिर नई लाइफ आ गई। कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्या थे आपको वो याद रखने हैं कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए होंगे, पर पहली लाइफ कैसे आई वो भी नहीं बताया। बस ये बोला कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं और ऐसा ही होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और फिर नई लाइफ आ जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है फिर नई लाइफ आ जाती है। इसे बोला थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। इसे बोला थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। तो बोला कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स यानी कि कैलेमिटीज बेटा जो भी है, इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक हो गया, है ना। सो ऑल दीज कैलेमिटीज आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। सो दीज कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स वाइप्स ऑफ द existing life and new life comes। अब देखो एक और बहुत मजेदार थ्योरी। अब जब थ्योरी देनी थी बेटा, सब अपना अपना ज्ञान देते हैं ना, जैसे तुम्हें कोई बात बोलो तो सबका अपना अपना ज्ञान होता है। बेटा बताओ सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अरे मैम ले लो, अरे मैम 3 बजे ले लो, 2 बजे ले लो, 5 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, 12 बजे ले लो। सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है ना बेटा, क्योंकि ये फ्री में है, फ्री में आता है। पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा फ्री है तो तुम सबको चिपकाते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही बेटा सबने अपना अपना, ये इन्होंने तो भला करने की कोशिश की थी ना, क्योंकि सब कोई ना कोई थ्योरी दे रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रूफ दे रहा था, है ना, ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो एक ऐसी थ्योरी आई, कहा थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्योरी बोलते हैं या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, पैनस्पर्मिया की थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि भाई लाइफ ट्रैवल कर रही है, दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ है और ये अर्थ पे आई और ऐसे ही अर्थ से कहीं और जाएगी और फिर कहीं और से कहीं और जाएगी। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, एक्स्ट्रा मतलब फ्रॉम आउटसाइड, टेरिस्ट्रियल किसी और धरती से, किसी और प्लैनेट से आई है हमारी मदर अर्थ पे। किसी और प्लैनेट से कैसे आई? स्पोर्स के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में, ट्रैवल करते हुए अर्थ पे आ गई। ये इनकी थ्योरी थी अगेन, ठीक है ना। दिस इज नंबर 3 थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्योरी या फिर इसे बोलते हैं बेटा पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। सारी थ्योरीज के बेटा यही देखो, हमें डिटेल में पढ़ना है। कीमोजेनी जो आज भी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, एक वो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब उसमें थोड़े से पॉइंट्स हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। ये तो बस एक एक पॉइंट सबके बारे में लिख लो। इसके बारे में लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट या लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, ट्रैवल किया इसने अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर एक्सेट्रा। ऐसे ट्रैवल करके बेटा धरती पे आ गई लाइफ अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्योरी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुखदर समस्या। अब बेटा देखो एक और फनी चीज आएगी इसमें, मैंने मेडिजी में लिखा भी हुआ है साइड में, अगर किसी के पास मेडिजी है एक बार देखना, मैंने लिखा है, बड़ा मजाक है कुछ ऐसे मैंने लिखा हुआ है फनी, मतलब कुछ भी ऐसे मैंने लिखा है हिंदी में, स्माइली बनाई है लाफिंग वाली। बताओ
अगली जो थ्योरी बताऊंगी तुम हंसोगे, खुद भी हंसोगे, पर वही है ना बेटा, सब अपनी अपनी कहानी दे रहे थे तो कहानी तो देनी थी, लेकिन उसी से फिर उसको डिस्प्रूव किया गया लुईस पास्चर की थ्योरी, वो मैं बताऊंगी। यहां तक डन हो गया है तो एक थम्स अप दीजिए। फिर थ्योरी आई थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए मतलब एब्सेंस, बायो मतलब लाइफ, और जेनेसिस मतलब जनरेशन। तो लाइफ आई फ्रॉम द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लाइफ आ जाता है। ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी उसके अनुसार कोई नॉन लिविंग चीज से लाइफ आ जाएगी, क्या मानोगे? उन्होंने कहा कि भैया ये जो नाइल रिवर है ना अफ्रीका में, ये जो नाइल रिवर है ना, इसके आसपास जो मड है, कीचड़ है, उसमें से हमने देखा है फ्रॉग निकलते हुए, स्कॉर्पियंस निकलते हुए, क्रोकोडाइल्स निकलते हुए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस निकलते हुए, मड से बन गए हैं वो, यानी कि नॉन लिविंग से लाइफ आ गई। और फिर और भी लोगों ने बेटा अपनी अपनी कहानी गपियाई थी, क्या क्या, जैसे बोला साइंटिस्ट ने, हमने अपना पसीना से भरा हुआ लथपथ, पसीने से भरा हुआ शर्ट हमने एक रूम के अंदर डाला, उस रूम में ग्रेन्स वगैरह थे, है ना, स्ट्रॉ थी, भूसा था, और हमने थोड़े दिनों के बाद देखा वहां चूहे आ गए। कैसे आ गए वो चूहे? तो बोला भाई ग्रेन से और जो पसीने वाली शर्ट है उससे कुछ फ्यूम्स निकले थे, कुछ गैसेस निकली, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और चूहे पैदा हो गए, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। ठीक है, तो बोला भैया देख रहे हो, एक 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 जगह पे मीट रखा है, कुछ दिनों के बाद देखा मीट के ऊपर फ्लाइज, बोला देखो नॉन लिविंग है, उससे लाइफ आ गई। इसको डिस्कार्ड किया था पास्चर ने। मैंने बोला ना, हम जब साइंस की बात करते हैं तो हम डिस्कार्ड तभी करते हैं, जैसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तो बताओ आप, या तो आप बता दो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, कोई प्रूफ दे दो। हम हमेशा बोलते हैं ना तेरे पास प्रूफ है क्या, बता कैसे हुआ होगा, है ना, बता दे कैसे हुआ होगा। तो पास्चर ने, वैसे बहुत सारे लोगों ने किया था एक्सपेरिमेंट, हम पास्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। क्वेश्चन में पूछा जाता है हु डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है ना, मतलब कुछ भी, हाँ ये दिया हुआ है मैंने, मेडिजी में ऐसे लिखा है मैंने, मतलब कुछ भी, अरे पगली कुछ भी, हाँ चलो। बट बेटा अभी तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं पता है, तो अभी तो यार बिकॉज वी नो सो मेनी थिंग्स, है ना। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस? ए का मतलब एब्सेंस, मतलब लाइफ, मतलब जेनरेशन। हाँ वही तो सोनाक्षी, एटलीस्ट दे ट्राइड। तो बोला लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मड, भूसा यानी स्ट्रॉ, ग्रेन, एक्सेट्रा, है ना। अब यहां पे मैं जैसे एक रिवर बना देती हूं, नाइल रिवर, इसके चारों ओर क्या था, मड। अब मड का कलर कोई कैसे दिखाए बेटा, चलो ये मड का कलर आ गया हमारे पास, इसे रंग कर देते हैं बेटा मड से। अरे भाई ये है मड, इसमें से स्कॉर्पियंस, रेप्टाइल पैदा हो गए इनके अनुसार बेटा, मैं तो बस इनकी कहानी को बता रही हूं, इनके अनुसार ऐसा हुआ। तुम्हें बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, इससे पहले कि तुम ये सवाल मुझसे पूछो बनाना है कि नहीं, जैसा मन हो बेटा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो।
तुम तो वैसे भी अपनी मर्जी के मालिक हो ना बेटा, मैं तो होती ही कौन हूं, है ना। और फिर परिणाम भी तुम खुद ही भुगतना, फिर मत बुलाना मैम को। ये कीचड़ जहां से जिंदगी उत्पन्न हुई थी। सो दिस इज नाइल। तो बोला इधर जो मड था ना मैम, मड, यहां से लाइफ केम, रेप्टाइल्स, वेरियस विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स आ गए मैम, एम्फीबियंस आ गए, फ्रॉग आ गया मैम, इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है ना। और मैं साइड में ऐसे भी लिख देती हूं कि एक क्लोज रूम के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने अपना कारनामा किया, एक क्लोज रूम के अंदर बोला इन्होंने कि भैया ये क्लोज रूम था और यहाँ कुछ ग्रेन्स थे पड़े हुए, इसके साथ इन्होंने अपने पसीने से लथपथ कुछ स्वेटी शर्ट डाली, इन्होंने बोला इनके मिलन से मैम चूहे चूहिया ओरिजिनेटेड। ऐसा हुआ नहीं था बेटा, हो सकता है कोई चूहा चूहिया मेटिंग हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, पैदा हो गए उसके बच्चे, ऐसा हुआ होगा ना बेटा, है ना। ठीक है, और इनको लगा कि भाई ग्रेन से कुछ हुआ, हमारे पसीने से तो कुछ हुआ है, हाँ। समझ गए। अब इस एबायोजेनेसिस की थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया बेटा। अब मैं आपको ना बहुत, देखो आज मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, पर वो मिलर, मैंने ना यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन की काफी वो देखी एनिमेशंस, बट ना वो आपके काम की नहीं है, वो आपके मतलब की नहीं है, वो इतनी डिटेल्ड है ना बेटा, आपको जरूरत नहीं है। बट मैं आपको आज जो लास्ट थ्योरी शायद मैं जो आज पढ़ा पाऊंगी केमिकल एवोल्यूशन की, आप लिटरली जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो एक तो आप खुद ही इमेजिन कर पाएंगे, आपको वो प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर खुद अपने आंखों के सामने जब मैं पढ़ा रही होंगी तो विजुअल होना चाहिए, आप खुद इमेजिन कर पाएंगे कि यार ऐसे हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, बिजली चमक रही होगी, ओशन ऐसे बना होगा। अगर आप सच में इंटरेस्ट रखते हैं ना तो आपको पूरी चीज फील होगी। और एक एनिमेशन है, देखते हैं वो एनिमेशन कैसा है, उस जो मैं बता रही हूं, अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा, पर जब मैं पढ़ा रही हूं ना वो टॉपिक को, तब तुम उसको ना फील करने की कोशिश करना, खुद से इमेजिन करने की कोशिश करना, ताकि जब तुम्हें एनिमेशन दिखाया जाए ना तो तुम रिलेट कर पाओ कि यार ऐसा ही मैम ने कुछ बताया था, ठीक है ना। यस, यहां तक कर लिया बेटा। अब बेटा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किसने किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। वेरी इंपॉर्टेंट पहला सवाल तो यही पूछते हैं कि किस थ्योरी ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, डिस्कार्ड मतलब रिजेक्ट, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, हम भी तो जानते हैं बेटा, बायोजेनेसिस का मतलब जीवन से ही जीवन आएगा, ये तो हम जानते ही हैं, लाइफ विल ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन मानेगा कौन, मानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लाइफ जनरेशन। तो ये थ्योरी कहती है लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। देखो लेकिन पहली लाइफ कैसे आई, ये तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं, ये तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई, पर ये कह रहे हैं कि जीवन के लिए जीवन होना जरूरी है। हाँ सॉरी, एबायोजेनेसिस में यार स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये भी लिखना था, थैंक यू बेटा फॉर रिमाइंडर। यस, एबायोजेनेसिस के लिए एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है क्या है, एकदम से, एकदम से स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ है। भैया ये मेरा है क्या, नहीं मैंने नहीं मंगाया चाय, मैंने नहीं, युगल से पूछ लीजिए किसने मंगाया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस पता है क्यों बोलते हैं, बोला स्पॉन्टेनियसली, एकदम से आ गए, मड में एकदम से आपको क्रोकोडाइल्स, एकदम से फ्रॉग,
एकदम से ये सारी चीजें नजर आने लग गई। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं, कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मड, स्ट्रॉ, ग्रेन स्पॉन्टेनियसली, इसीलिए इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जितने बच्चे कहानी लिख रहे हैं ना, ओमनिस वीवो, एक्स वीवो, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए ये शब्द, इसलिए मैं नहीं लिखवाऊंगी, इसी के लिए यूज करते हैं ओमनिस वीवो, एक्स वीवो। मतलब है लाइफ हमेशा पहले, लाइफ अगर है उसी से आई होगी। लेकिन मानोगे तुम कब? मानोगे तो तुम तब ना जब एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ भैया, बता दो, हमें प्रूफ दे दो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। बड़े सारे लोगों ने, रेडी, स्पैलिंजेनी, बड़े सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। हम पैस्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो पैस्चर भाई साहब ने क्या किया बेटा, हम पैस्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। स्वान नेक का इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, पैस्चर्स experiment to prove biogenesis that rejected theory of abiogenesis, बायोजेनेसिस, जिसने ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट? इन्होंने कुछ, सो हिज एक्सपेरिमेंट आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके। सो ही टुक प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, प्री स्टेरिलाइज्ड, ताकि ना उसमें कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी ना रहे। हीट कर लिया उन्होंने, स्टेराइल कर दिया उसे, पहले से स्टेराइल, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क इन्होंने लिया। अब बेटा मेरी बात समझना, इसे प्री स्टेराइल क्यों कर लिया? क्योंकि भैया ताकि जर्म वर्म ना रहे, क्योंकि ये प्रूव करना चाहते थे कि लाइफ से ही आती है। ये जिन लोगों ने बकवास बातें करी थी ना कि स्वेटी शर्ट से चूहिया आ जाएगी, मड से क्रोकोडाइल पैदा हो जाएगा, अब इनको डिस्प्रूव करना था, तो इन्होंने एक फ्लास्क लिया। पहले तो फ्लास्क बनाया जाए बेटा, ठीक है ना। एस नाम का नहीं, एस शेप का इसका नेक था। अभी देखो, एक फ्लास्क, मैं ना ऐसे ही बता देती हूं, एक फ्लास्क जिसकी गर्दन ऐसी थी, मुड़ी हुई, मान लो ये है फ्लास्क नंबर 1। इस फ्लास्क नंबर 1 की जो गर्दन है ना, एस नेक, स्वान पता है ना, स्वान की जो नेक होती है कैसे ऐसी सी होती है ना, एस शेप की, तो वैसी ही शेप की बेटा ये नेक इन्होंने ली थी, एस नेक फ्लास्क। और एक कंडीशन उन्होंने ली जिसमें इस एस नेक को इन्होंने तोड़ दिया, मान लो ब्रोकन, ठीक है ना, एक ब्रोकन है, एस नेक है। फ्लास्क को बनाया जाए, फ्लास्क को पहले बनाया जाए। थोड़ा ना मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं करती। थोड़ा अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है ना। चलो, इसमें इन्होंने इसकी गर्दन को उड़ा दिया। अभी देखो, अब मैं कह रही हूं ये इसकी गर्दन टूटी हुई है, एक में एस नेक है, एक में एस नेक नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, फ्लास्क नंबर 2 ब्रोकन एस नेक, या फिर नॉर्मल नेक वाली फ्लास्क ली है। कहने का मतलब ये है दोनों प्री स्टेरिलाइज्ड है। ही टुक प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, एक फ्लास्क बेटा इन्होंने लिया जो कि ऐसा नेक वाला था, एक फ्लास्क इन्होंने लिया बेटा जो नॉर्मल ब्रोकन नेक वाला था।
इसके अंदर इन्होंने पहले ही स्टेराइल कर दिया इनको, इसके अंदर इन्होंने रखा ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है बेटा? ब्रॉथ एक न्यूट्रिएंट मीडियम रखा है इन्होंने, इसमें हीट किल्ड ईस्ट और पानी। हीट क्यों दिया? ताकि भैया कोई लाइफ ना रहे इसके अंदर। ये जो इन्होंने पीले रंग का बेटा सामान लिया है, इसे मैं बोल रही हूं ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या है? बेसिकली ईस्ट और पानी, हीटेड, ताकि कोई लाइफ ना रहे भाई, कोई लाइफ नहीं चाहिए मुझे, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा। अभी देखो कैसे प्रूफ करूंगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा था ना यार मैंने एक प्लेट में मीट रखा है ओपन, उसमें फ्लाइज आ गई, मतलब नॉन लिविंग से लाइफ आ गई, है ना। यहां पे भी इन्होंने सेम चीज ली, ब्रॉथ लिया, सेम चीज ली बेटा ब्रॉथ, एक ही बात है। हीट किल्ड ईस्ट प्लस पानी। एक्सपेरिमेंट के कुछ टाइम बाद इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई साहब इसके अंदर कुछ दिनों के बाद इन्हें माइक्रोबियल या बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आने लग गई, जो मैं हरे कलर का बना रही हूं। इनको कुछ टाइम के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ यहां पे नजर आने लग गई, जिसका नेक जो है टूटा हुआ था। जबकि नेक नंबर 1 जिसका एस नेक था मैम, इसके अंदर मैम सेम टाइम पे जब ऑब्जर्व किया गया तो इसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी, कोई न्यू बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। तो इनका कंक्लूजन क्या था? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके क्या कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि देखो मैंने दोनों के अंदर पहले दोनों को प्री स्टेरिलाइज करके रखा था, मतलब कोई लाइफ नहीं थी। हीट किल्ड ईस्ट ब्रॉथ लिया हुआ था, तो यानी कि कोई लाइफ नहीं थी। दोनों के केस में मैंने सेम चीज रखी हुई थी। तो ये कहना क्या चाहते थे? ये कहना चाहते थे डेफिनेटली मैम फ्लास्क नंबर 2 में एयर की एंट्री हुई, और एयर में मैम डेफिनेटली कोई ना कोई स्पोर्स रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी वस्तु, कोई ना कोई बैक्टीरिया रहा होगा जो एंटर कर गया होगा इसके थ्रू, और जब वो एयर के थ्रू एंटर कर पाया होगा ना मैम, तो ही उससे आगे जाके लाइफ आई। इन्होंने कहा ये जो फ्लास्क नंबर 1 है, इसमें गर्दन बेंट है, गर्दन मुड़ी हुई है, और गर्दन मुड़ी होने के कारण जहां जहां बेंट है ना, अगर कोई माइक्रोब रहा भी होगा ना तो वो यहां फंस गया होगा, जहां जहां इनकी बेंट गर्दन थी, स्वान नेक की बेंट गर्दन थी, उसमें वो ट्रैप हो गए होंगे माइक्रोब्स, उसमें वो स्पोर्स ट्रैप हो गए होंगे, उसमें वो बैक्टीरिया ट्रैप हो गया होगा जो एयर में मौजूद था, और वो एंटर नहीं कर पाया। अगर वो एंटर कर जाता तो शायद वो लाइफ का निर्माण कर देता। ये बात इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दी कि देखो दोनों को मैंने बराबर टाइम के लिए रखा, दोनों में मैंने एक जैसा सामान दिया है, दोनों को प्री स्टेरिलाइज कर दिया है, लेकिन एक में लाइफ आ गई, क्योंकि लाइफ के लिए लाइफ चाहिए थी, और लाइफ हमारी एयर में रही होगी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। इट कुड इजीली एंटर इन द फ्लास्क नंबर 2, लाइफ आ गई, इसमें एंटर नहीं कर पाया होगा, बेंट गर्दन में मुड़ गया, बेंट गर्दन में बेटा अटक गया तो लाइफ नहीं आई। लाइफ ऑलवेज विल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट क्या इन्होंने ये बताया पहला लाइफ का कैसे आया? नहीं, हम तो अभी भी यही खोज कर रहे हैं कि पहली लाइफ कैसे आई भाइयों और बहनों। ये बात तो आपकी ठीक है पैस्चर साहब की, लाइफ विल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आज के डेट पे भी हम बेटा इस थ्योरी को मानते हैं कि लाइफ से ही आई होगी, पर पहली लाइफ कैसे आई? तो पहली लाइफ बताइए कैसे आई होगी, ये इन्होंने अपने थ्योरी में प्रूफ नहीं किया, बट दे डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इन्होंने ए बायोजेनेसिस को तो डिस्कार्ड कर दिया। ओमिनिस विवो एक्स विवो वाली जो तुम टर्म्स यूज कर रहे थे, जो लिखना नहीं है बेटा, प्लीज, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दिस प्रूव्ड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसको लिखवा दूं एक बारी कि ये हमने किया क्या है। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, और आप समझोगे कि इसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्यों माना जाता है। आप इसे फील करोगे कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, कीमोजेनेसिस को क्यों मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आज के डेट में माना जाता है। दे ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ इन द प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब हम बेटा पूरी प्रिमिटिव अर्थ में क्या क्या सिचुएशन थी ना उसको अभी बताएंगे, लेकिन पहले यहां लिखते हैं। सो कंक्लूजन क्या था इसका कंक्लूजन था इस एक्सपेरिमेंट का कि
सम लिविंग फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, आप कह लो स्पोर्स, बैक्टीरिया, present in air, entered flask 2, hence life arises. मे बी ये माइक्रोबियल ग्रोथ ऐसे बता दो कि यहां माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई थी ना, हरे रंग का क्या बनाया मैंने, माइक्रोबियल ग्रोथ। यहां पे ऐसे लिख सकते हो स्पोर्स या माइक्रोब ट्रैप हो गए, ये लिख सकते हो, ठीक है। Some living forms, spores, bacteria present in the air enter the flask too. Hence life arises, where as in flask number 1, these spores got trapped in the bent S neck, hence no life. Life comes from pre-existing life, but first life no idea. अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, उसे मैं नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगी, यहां पे नहीं पढ़ाऊंगी बेटा। द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जिसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले आप यहां तक कर लिया हो तो एक थम्स अप दे दीजिए। इसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यस यस यस। शौर्या ये कहाँ रिजेक्ट हुआ है, किसी ने रिजेक्ट कहाँ किया है, इसने कह रहे पर रिजेक्ट कैसे किया, ओ माय गॉड। अरे भाई अगर ये प्रूव हो गया कि लाइफ लाइफ से ही आएगी तो इसका मतलब पहला वाला तो डिस्प्रूव हो गया ना। ये कैसा सवाल पूछा यार तूने बेटा, जब ओहो लाइफ लाइफ से आई तो ऑफ कोर्स नॉन लिविंग, नॉन ये मड और इन सब से नहीं आई ना। चलो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ये हो जाएगा नंबर 6। इनमें 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, पहले 2 मैं पहले बताऊंगी, फिर बाद में मैं और 2 के नाम बताऊंगी। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल मतलब मैं केमिकल्स की कुछ बात कर रही होंगी, कंपाउंड्स कुछ बात कर रही होंगी। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है एवोल्यूशन की। पहले तो मैं यही बोलूंगी, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखो बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि थ्योरीज दी जाती थी कि ऐसा हुआ होगा, है ना, सबने ऐसी थ्योरीज दी थी कि ऐसा हुआ होगा प्रिमिटिव अर्थ पे। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक इंग्लैंड के और एक रशिया के, इन दोनों की मिलके एक थ्योरी आई थी जिसे थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। एंड ये 2 व्यक्ति का नाम था ओपेरिन एंड हैल्डेन।
क्या नाम था तो मैं पहले बताती हूं। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे कि बताया क्या है मैम ने। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, इट वॉज प्रपोज्ड बाई ओपेरिन जो कि रशियन थे, एंड हेल्डेन जो कि इंग्लैंड के थे। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्चुअली। ओपेरिन रशियन, इन लोगों ने बेटा ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। पहले मैं ये बताती हूँ कि इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा क्या उसका मैं एक बेसिक फ्लो चार्ट बता देती हूँ, फिर मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी। डायग्राम से ना थोड़ा सा फील आएगा, जैसे हमने अर्थ को बना के देखा और यूनिवर्स को बना के देखा, तो आपको थोड़ी सी फील आने के लिए मैं डायग्राम बना दूंगी। बट पहले मैं इनकी कहानी के बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस थे ना मैम बच्चों, प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशंस थे ना बेटा, वो कंडीशंस फेवरेबल थे फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या कंडीशंस थे प्रिमिटिव अर्थ पे, जो लाइफ और जो कीमोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं। कीमोजेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली यहां होंगे। तो ये कह रहे हैं प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशंस थे ना, वो केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि लाइफ आए। इसीलिए तो हम आज के डेट पे दूसरे प्लैनेट्स में ढूंढते हैं कि बताओ क्या ऐसी कंडीशंस है जिससे लाइफ आ पाए। तो बोला इन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जो लाइफ की ओरिजिन को सपोर्ट करती है। जैसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा, हाई टेम्परेचर कैसे था, सोर्स ऑफ एनर्जी थी हमारे पास सन, लाइटनिंग हो रही थी मतलब कि स्पार्क, बिजली, लाइटनिंग हो रही थी, इरप्शंस हो रहे थे, ये जितनी भी चीजें हो रही थी ये सपोर्ट करती है लाइफ को। अभी मैं बताऊंगी कैसे। दे व्हाट डिड दे से बेटा, दे सेड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, जो पहले बेटा, जो मैं सबसे पहले बता रही हूं, जो हमारी अर्थ का और जब सबसे पहले शुरुआत हुई, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, दे सेड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर on earth supported origin of life, जैसे लाइक फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपके पास नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग हो रही थी, बादल बने थे ना, बिजली, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बेटा देखो ना, सन था तुम्हारे पास, सन से यूवी रेज आ रही थी, इरप्शंस हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। कहा कि मैम ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सपोर्ट करती है लाइफ को। अब कैसे सपोर्ट करती है अभी मैं आपको समझाऊंगी। अब ये देखो बेटा, ये थ्योरिटिकल देते हैं, ये थ्योरी देते हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी, लोगों ने इनका काफी मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि होता है ना बेटा, लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना। अभी कल को आप कुछ कर लोगे ना, अच्छा तुझे ये देखो, पहले तो बोलेंगे अच्छा तेरा क्रैक ही नहीं हुआ एग्जाम, अच्छा बीएससी कर ली तूने। उनको एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, बीएससी ना करके भी बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बीएससी करके भी बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। पर सिर्फ नहीं मैं बोल रही हूँ, अरे बीएससी कर फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अच्छा ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिला तेरे को, अच्छा एम्स नहीं मिला तेरे को। तो कहने वाले तो लोग बेटा बहुत कुछ कहते हैं, किसी भी चीज में कमी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज में कितना भी बेस्ट कर लो ना, कमी निकाल ही सकते हैं। अच्छा एम्स दिल्ली मिल गया, ओ 55 रैंक थी, रैंक 1 आती तो बात होती कुछ यार, रैंक 1 नहीं लेके आ पाया, टॉप 10 में नहीं था तू। तो खैर
इतनी बातों का ध्यान दोगे तो अपने में कमी बेटा नजर आएगी ही आएगी, है ना। बट एनीवे इनकी भी थ्योरी थी ना, तो कह रहे थे यार कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ा आगे इन्होंने बड़ा देखा है कि क्या हुआ था। तो अब इनकी थ्योरी में बेटा था क्या, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये जितनी भी कंडीशंस थी ये सपोर्ट कर रही थी, ये सपोर्ट कर रही थी बेटा, है ना। अब इन्होंने जो कहा ना थ्योरी, उसको मैं फ्लो चार्ट में दिखाना चाहती हूँ कि ये क्या कह रहे थे। इन्होंने कहा पहले ना कुछ फ्री एटम्स रहे होंगे मैम, जब अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें कुछ कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, फ्री एटम्स थे। लाइफ को भी बायोमोलिक्यूल्स जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसी ही पढ़ाती भी थी बेटा बायोमोलिक्यूल्स में कि कुछ फ्री एटम्स होते हैं, फिर वो रिएक्ट करते हैं तो पहले कुछ इनिशियल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जीवन कुछ इस तरीके से ही आया होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम कुछ ऐसे ही बड़े होंगे, है ना। इसको बताऊं फिर एक बारी, डन 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 हो गया है, रख दीजिए भैया। यस यस, चलो तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाँ इनकी थ्योरी बेटा लिख लिया है ना, ये डन हो गया है ना। चलो हाँ, अब इन्होंने कहा कि यार देखो कुछ ऐसा हुआ होगा। वैसे देखो सारे स्टेप्स को लिखना जरूरी नहीं है ना, आप शॉर्ट में भी इसे कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे ना रिलेट करना थोड़ा आसान हो, इसीलिए ऐसे अलग से पूरा बता दे रही हूँ, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कहा कि पहले ना कुछ ऐसे फ्री एटम्स रहे होंगे मैम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नॉट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने बोला इनकी थ्योरी थी बेटा कि कुछ पहले ना मैम फ्री एटम्स रहे होंगे, कुछ ऐसे फ्री एटम्स रहे होंगे मैम। मैम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एटमॉस्फेयर था, इतना टेम्परेचर इतनी एनर्जी, इन्होंने मिलके कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बना लिया, जैसे कि बेटा नाइट्रोजन बना लिया। ऑक्सीजन कभी फ्री नहीं रहता था बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी फ्री नहीं रहता था, वो तो दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट अलग अलग चीजें बनाने लगता था, तो वो फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो अवेलेबल कभी नहीं रहता था। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, नॉट नेसेसरी आप सारी चीजें लिखो। कुछ मॉलिक्यूल्स बने होंगे इनिशियली, अभी भी बेटा क्योंकि लाइटनिंग लगातार चल रही है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इससे क्या बनने लगा बेटा, ये आपस में बड़ी तेजी से रिएक्ट कर रहे थे। रिएक्ट करते करते आप कहोगे कि बेटा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ये इनकी थ्योरी थी बेटा, जिसको एक्सपेरिमेंटली अभी प्रूव भी करेंगे। जैसे बोल लो अमोनिया बना था, सोचो कि कैसा एटमॉस्फेयर था बेटा, इतना सारा अमोनिया बन रहा था, इतनी सारी अमोनिया गैस थी, वहां सरवाइव करना कितना कठिन रहा होगा। मतलब सरवाइव तो क्या बेटा, अभी तो लाइफ आई नहीं है। आज के डेट पे अगर अमोनिया हो तो कैसा हो बेटा, अमोनिया अमोनिया निकलता है ना, तुम्हारे केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, कितनी अच्छी खुशबू होती है। सोचो अमोनिया भरा पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो फ्री फॉर्म में था ही नहीं ना बेटा, वेपर, वेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता था, क्योंकि इतना ज्यादा तापमान था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था। जब तक टेम्परेचर बेटा धीरे धीरे कम नहीं हुआ तब तक बेटा एक्चुअल में तुम्हें ओशंस बनते हुए दिखे भी नहीं थे। इससे फिर आया होगा बेटा कुछ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक से आए होंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आया मीथेन, जैसे आया HCN, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूं। और इससे कहीं ना कहीं, अब सुनना बेटा मेरी बात, अब सुनना बेटा मेरी बात, इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी, मैं आपको अभी समझाऊंगी। इन्होंने कहा कुछ ऐसा ही हुआ होगा मैम, है ना। इसका ये जो है बेटा कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि
प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सबसे पहले कुछ फ्री एटम्स रहे होंगे, इतनी एनर्जी थी, पहले इतना टेम्परेचर था, ऐसा एटमॉस्फेयर था कि रिएक्शन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो फ्री एटम से पहले कुछ मॉलिक्यूल्स बने, कुछ पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उनमें भी आपस में रिएक्शन होने लग गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये सारा अभी आप देखोगे, यहां से ये सारी चीजें पानी में होंगी। अब आप देखोगे कैसे पानी में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, मैं अभी आपको बताऊंगी। हॉट डाइल्यूट सूप, ओशन की कहानी में आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लग गए। अब यहां से हो गई बेटा मामला बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है मैम? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जैसे तुम्हारे अमीनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, सिंपल शुगर है उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो, व्हाट इज सिंपल शुगर? ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, सिंगल यूनिट्स होती है ना मोनोसैकेराइड्स, सिंपल शुगर है यार। सिंपल शुगर सबसे पहले सिंपल फॉर्म यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनसे आगे जाके पॉलीमर्स बनते हैं। अमीनो एसिड सिंपल, नाइट्रोजनस बेस सिंपल, न्यूक्लियोटाइड सिंपल, है ना, सिंपल शुगर सिंपल, इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। अमीनो एसिड से प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड्स, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से लिपिड्स। इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा हुआ होगा। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे ए मतलब अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, बहुत सारे लिख सकते हो बेटा वैसे तो, सिंपल शुगर। बायोमोलिक्यूल जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो बेटा एकदम ही ऊपर से जा रहा होगा कि ये सिंपल शुगर क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें बनी होंगी मैम। मैंने इनको भी एक काम करती हूँ, डब्बे में डाल देती हूँ। लेकिन इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए बेटा कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रिमिटिव अर्थ की वो कंडीशंस नहीं रही होती है तो ये रिएक्ट भी कभी नहीं करते। ये रिएक्ट कर ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस थी ना वो इसको सपोर्ट कर रही थी। अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी। ये तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और यहां से ये लास्ट में एक चीज और दिखाऊंगी। अरे यार, ठीक है। अब इससे क्या बन गया होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया होगा बेटा? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। पहला न्यूक्लिक एसिड कौन सा आया था? डीएनए आरएनए। इससे बना कॉम्प्लेक्स शुगर, एक्सेट्रा कर देते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आरएनए आया होगा। आरएनए आने का रीजन भी होता है बेटा, क्यों पहले आरएनए आता है? अगर पहले आरएनए आया, पहले डीएनए क्यों नहीं आया? डीएनए इज मोर स्टेबल फॉर्म, और स्टेबिलिटी इसके शुगर की वजह से होती है। 2 प्राइम कार्बन पर, मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया भी था, ये तुम्हारे में तो खैर डिलीट हो गया था टॉपिक ही। तो आरएनए अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है ना। अगर बिल्कुल ही स्टेबल कोई चीज आ गई तो फिर उसमें चेंज नहीं आ सकता, वेरिएशन नहीं आ सकती। तो पहले आरएनए आया, फिर डीएनए आया, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव। अब बेटा यहां तक किसी को कोई समस्या? अब इन्होंने पता है क्या बोला? यही प्रोटीन, यही न्यूक्लिक एसिड। सेल किसका बना हुआ है बेटा? एक बात बताओ, तुम्हारे जो सेल्स बने वो किसके बने हैं? क्या फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नहीं होती है? क्या अंदर तुम्हारे प्रोटीन्स नहीं होते, एंजाइम्स होते हैं ना, उन्हीं से तो रिएक्शंस चलते हैं तुम्हारे सेल के, एटीपी बनेगी। हाँ, क्या शुगर नहीं होता है? क्या यही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, क्या इन्हीं से मिलके तुम्हारा सेल नहीं बना है? तो उस टाइम पे इन्होंने, आज तो तुम्हें पता है तो तुम बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि हाँ मैम सही बोल रहे हो आप, पर बेटा उस टाइम पे तो किसको नहीं पता था ना, सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो सोचो उन्होंने कितना सही एक डायरेक्शन दिया कि ऐसे लाइफ आई होगी। हाँ,
आपके सेल्स में है ही क्या, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, हाँ, यस, राइट। इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे कि मैंने बोला जब सब एक्सपेरिमेंट देते हैं तो सारे लोग उसको डिस्कार्ड करने में लगे रहते हैं, यस, सारे लोग इसको डिस्कार्ड करने में लगे रहते हैं कि ये गलत है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, अरे तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कब हुआ। और उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ आई थी ना, ये पानी में आई थी। इन्होंने ओशंस के लिए हॉट डाइल्यूट सूप एक वर्ड यूज किया था। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ और फिर आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट। बताती हूँ वो एक्सपेरिमेंट भी क्यों आया, इसी को थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। डन हो गया ना यहां तक, यहां तक डन हो गया ना। अब देखो इसको डायग्रामेटिकली छोटा सा डायग्राम बना लो, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये मैं बना रही हूं एक गड्ढा, जिस गड्ढों में पानी भरेगा तो ओशन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, हाई टेम्परेचर, यूवी रेज अंदर आ रही थी, अब इसको जरा देखो, आज के डेट में भी बेटा, ये लैंड बनाया हुआ है मैंने कि लैंड पे एक गड्ढा है, आज के डेट में भी बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, आज के डेट में भी बेटा, प्रिमिटिव मतलब पहले का एटमॉस्फेयर, आज के डेट में भी बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ओशंस के नीचे कितने इरप्शंस होते हैं, कितनी सारी न्यूज पढ़ रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैंने लैंड बनाया, अभी मैंने इसमें पानी नहीं भरा, बट इसमें पानी भरेगा, अभी मैं बताऊंगी इसमें पानी भरेगा। मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ इरप्शंस चलते जा रहे हैं बेटा ओशन के नीचे, इसकी वजह से बेटा पानी गर्म होगा, अभी देखना। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली ना, हीट एनर्जी। सो दीज आर वॉल्केनिक इरप्शंस जो मैं दिखा रही हूँ ओशन के नीचे चल रहे हैं। कितने सारे इरप्शंस बेटा चलते रहते हैं, मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है ना। यस, अरे रुको, देखो तो पहले पूरी कहानी सुनो, कमेंट्स बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये वॉल्केनिक इरप्शंस में दिखा रही हूं। मैंने क्या बोला बेटा, फ्री एटम्स थे, फ्री एटम से कुछ मॉलिक्यूल्स बने, कुछ मॉलिक्यूल से फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कुछ गैसेस रिलीज होती थी। जिन मेजर गैसेस की मैं बात करने वाली हूं जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थे, यूवी रेस की वजह से बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना वाटर फ्री फॉर्म में रहता नहीं था, आपका वेपर बनता था, H2O वेपर बनता था। मैं ना इसे यहां लिखती हूं, वाटर वेपर। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस बेटा आपके एटमॉस्फेयर में थी, जैसे कि अमोनिया थी, जैसे कि मीथेन थी, जैसे कि CO2 थी, हाइड्रोजन वेरी वेरी रिएक्टिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस। ये सारी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में है। अभी भी पढ़ा ना, कैसे थी बेटा, रिएक्ट कर रही थी। अब हुआ क्या होगा ना मैम, पहले तो बहुत हाई टेम्परेचर था, ओजोन वोजोन भी नहीं थी, यूवी रेज अंदर बहुत आसानी से अंदर आ पाती थी, अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी योर सन। अच्छा, जैसे जैसे बेटा ओवर ईयर्स, कई सालों तक जब टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, थोड़ा सा, आपके वेपर से बेटा क्या बनते हैं, क्लाउड्स बने। इससे क्या बने बेटा, आपके क्लाउड्स, आपके बादलों को मैं बादल के कलर का दिखाती हूं, आपके क्लाउड्स बने। समझना बेटा, ये मैं इसीलिए सिर्फ बना रही हूं ताकि आपको ना मौत ना आए, थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, इसको टाइम पास जैसे मत लो, फिर मैं कमेंट्स अभी ऑफ करूंगी, मुझे ज्यादा बातें करते हुए नजर आए। मैं बादल ऐसे ही बना देती हूँ जैसे बादल होते हैं, मतलब होते तो क्या है बेटा, आजकल नीला बादल कहाँ ही दिख रहा है बेटा, सब काला काला है, पोल्यूशन ही इतना है। इन्होंने क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया, किया कि नहीं, है ना। क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे क्लाउड्स बनते हैं ना बेटा, ये आपस में टकराते हैं, बादल गरजेंगे और फिर बादल बरसेंगे। अभी देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इन्होंने क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया, किया कि नहीं, इन्होंने क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया।
वाइट होते हैं तो वाइट बना लो, तुम अपना वाइट बना लो, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, बचपन में मैंने ब्लू कलर के बनाए हैं, मुझे ब्लू कलर के नजर आते हैं। फ्लाइट में बैठना बेटा, फिर देखना ऊपर से ब्लू ब्लू नजर आएंगे, ठीक है ना। फ्लाइट में बैठ जाना उसके लिए। अभी सुनो, क्लाउड्स होते हैं बेटा, तो क्लाउड्स वेपर से क्लाउड्स बने, क्लाउड्स आपस में टकरा रहे थे तो बिजली बिजली। और ऐसी ही कंडीशंस को अभी हम एक्सपेरिमेंट में भी बेटा यूज करेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, यूवी रेज अंदर आ रहे हैं, हीट है, टेम्परेचर है और लाइटनिंग है। लाइटनिंग इससे हो रही है, लाइटनिंग, ये आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे दिखा देती हूं। और ये बिजली बेटा, सोचते हो बिजली कितनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है बिजली। बताओ कितनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। खेतों में गिरती है तो खेत जल जाते हैं, पेड़ पे गिरता है तो पेड़ जल जाते हैं, मनुष्य पे गिरता है तो मनुष्य जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतनी ज्यादा इनमें एनर्जी होती है। तो ये मैम ने क्या दिखाया बेटा, मैं बच्चों वाला कार्टून डायग्राम नहीं होता है बचपन में बनाते थे, मैं पहली बार बना रही हूँ, तुम्हें पता है मैंने आज तक एवोल्यूशन पढ़ाते वक्त में डायग्राम नहीं बनाया। तो हर साल हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हारे साल में ये इनोवेटिव हुआ, अदरवाइज मैंने ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो लाइटनिंग हुई, जैसा कि उसने कहा था कि प्रिमिटिव कंडीशंस सपोर्ट कर रही थी लाइफ को। देखो प्रिमिटिव कंडीशंस दिख रही है कि नहीं, यूवी रेज, हाई टेम्परेचर, क्लाउड्स, लाइटनिंग, इरप्शंस। और बेटा फिर क्या हुआ बताओ आप, फिर क्या हुआ बताओ, यस 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 जल्दी, फिर क्या हुआ। क्लाउड्स बने, टेम्परेचर कम हो रहा था, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था, बारिश होने लगी। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये बारिश जो होती है ये एक दिन तक नहीं हुई, एक महीने तक नहीं हुई, कई महीने कई सालों तक लगातार बारिश बारिश और बारिश। सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, बारिश होती गई बेटा, बारिश होती गई। और जब ये बारिश हो रही थी ना बेटा, तो इस बारिश की वजह से, इस बारिश के पानी में जितने भी एटमॉस्फेयर में गैसेस थे, ये इसी के थ्रू बेटा नीचे जो जितने भी डिप्रेशंस थे, जितने भी गड्ढे थे, महासागर यानी कि ओशन का फॉर्मेशन किया। बहुत ही गर्म खौलता हुआ पानी था इस ओशन का। एक तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है बेटा, इतना भी कम टेम्परेचर नहीं हुआ है कि अभी पानी का टेम्परेचर मतलब कम हो जाए। टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हुआ बट इतना भी कम नहीं हुआ। तो पानी बहुत खौलता हुआ था, गर्म था, नीचे इरप्शंस भी तो हो रहे थे, जिन गड्ढों में भरा था वो जाके वहां इरप्शंस भी तो चल रहे थे। इतना भी कम नहीं हुआ था, अभी भी बहुत गरम गरम पानी था, जिस गरम पानी को हैल्डेन ने नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप। सूप खाते हो, सूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी सारी चीजें मिक्स होती है। उसमें गाजर डाल लिया, बैंगन, बैंगन डालते हो, या लौकी डाल ली, टमाटर डाल दिया, सब डाल के एक सूप बनता है। इसे भी हॉट डाइल्यूट सूप बोलते हैं क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जिससे जीवन आ सकता है। तो बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, भी बरसेगा मेघा। देखो टिप टिप। मैंने एक ऑसवर्ल्ड करके कार्टून, यार मैं ना ऐसे नहीं बना रही, फिर ना मैं बारिश बना ही नहीं पाऊंगी, 10 घंटे तक बारिश ही बनाऊंगी फिर मैंने कार्टून देखती थी ऑसवर्ल्ड। वाह क्या बारिश बनी है बेटा। इसको मिटा देती हूं। तो ऑसवर्ल्ड में एक गाना था, ये लोग कैंपिंग में जा रहे होते हैं और बारिश हो जाती है। तो ऑसवर्ल्ड मैं हिंदी में देखती थी बेटा, ऑब्वियसली मैं हिंदी में देखती थी। तो गाना था, गए थे कैंपिंग लौट आए वापस, होने लगी जो बारिश टिप टिप। हाँ ऑसवर्ल्ड वाला कार्टून। गए थे कैंपिंग, डांस भी करता है साथ में, गए थे कैंपिंग लौट आए वापस, होने लगी जो बारिश टिप टिप। उसका दोस्त था एक हेनरी और डेजी, तो घर में बैठ के कैंपिंग कर रहे होते हैं, बाहर जाने वाले होते हैं तो बारिश हो जाती है, जा नहीं पाते हैं, है ना। एनीवे बेटा यहां बारिश होने लग गई, और जैसी बारिश होने लग गई तो बन गया बेटा ओशन। इन गड्ढों में भर गया ना पानी, तो जो महासागर आपको दिखते हैं बन गया। इसको मैंने एक छोटे से फ्लो चार्ट में तुम्हें ना, ताकि बाद में ये पढ़ो तो तुम्हें ये ना लगे कि ये मैम ने क्या बनाया था, बचपन वाला डायग्राम, तो मैं थोड़े से पॉइंट्स लिखवा दूंगी। बट बेटा पता है इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे ड्राइंग से मैं पढ़ाती नहीं हूँ,
पर तुम्हारी क्लास में इसलिए पढ़ाया, हर साल हम कुछ ना कुछ नया, हर चैप्टर में ही ट्राई किया है कि कुछ नया बताएं, है ना, जिससे ना सिर्फ ये ना हो कि आपने ना सिर्फ पॉइंट्स तो पढ़ लिए पर थोड़ी सी फील आ गई आपको, ठीक है ना। यस, हेनरी बड़ा नाटक करता था उसमें, हेनरी था उसमें एक पेंगुइन, उसको देख लोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना ड्रामा करता था वो। ये बन गया आपका ओशन। इसको जरा ध्यान देना बेटा, अब बेटा मेरी बात ध्यान देना, एक बारी सुनना। ये ओशन बना, ओशन में ये सारी चीजें आ गई बेटा, ये सारे केमिकल्स, ओशन में ये सारे केमिकल्स हैं बेटा, आपकी अमोनिया, ओशन में आपकी अमोनिया, ओशन में आपका मीथेन, ओशन में आपके पास बेटा हाइड्रोजन या CO2, ये सारे केमिकल्स बेटा इसके अंदर डिसॉल्व थे, ये सारे केमिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व थे और ये यहीं पे रुकते नहीं है बेटा, ये आगे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ये जो ओशन का पानी था ये बहुत ज्यादा हॉट था और इसी के लिए बेटा शब्द यूज किया हॉट डाइल्यूट सूप। इसको किसने यूज किया? हैल्डेन ने, क्योंकि इसी हॉट डाइल्यूट सूप में केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे मैम, जिससे पहली लाइफ आई होगी। डॉक्टर ईशा पहली मछली बना दूं पानी के अंदर, कह रही है मछली कहां गई? अरे भाई जीवन की तो बात कर रही हूं मैं, पहले जीवन तो लेके आऊं फिर तो बेटा मछली जल की रानी जीवन जिसका पानी बनाऊंगी। आपको ये बात समझ में आई? मैं साइड में एक बहुत छोटा सा एक फ्लो चार्ट लिख रही हूं, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है इसके सपोर्ट में। इतनी बेटा कहानी तो मैं नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ साइड में एक छोटी सी चीज। अब देखो बेटा ये भी तो कहानी है, ये इमेजिनेशन है, ये उनकी इमेजिनेशन थी, ये उन्होंने करके थोड़ी देखा था, इनका सब मजाक उड़ा रहे थे और फिर बेटा इनके सपोर्ट में आए मिलर एंड उरे, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या कहना चाह रही हूं, मैं यहां पे कहना चाह रही हूं कि वाटर वेपर से बने क्लाउड्स, क्लाउड से हुआ रेन, रेन में डिसॉल्व हो गए एटमॉस्फेयर के गैसेस, हाइड्रोजन, CO2 हम कह रहे हैं, अमोनिया हम कह रहे हैं, है ना, मीथेन हम कह रहे हैं, फॉर्म्ड ओशन, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पिछले टॉपिक में, फुल ऑफ केमिकल्स, फुल ऑफ केमिकल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे और आगे बेटा इन्हीं से प्रोबेबली लाइफ केम। देखो ये थ्योरी थी, अब मैं आपको ऑलरेडी ये मैंने सिर्फ आपको वो बताया कि इन्होंने जो बोला फ्री एटम से पहले मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे लाइफ कैसे आई। एनसीईआरटी तो कहती है इट इज स्टिल अनक्लियर, इट इज स्टिल अनक्लियर हाउ द फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड, एनसीईआरटी कहती है। बट अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको फ्लोचार्ट क्या याद रखना है कि ऑर्गेनिक तक तो आपने समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने, फिर ऑर्गेनिक से आगे क्या हुआ वो बाद में बताती हूं। पहले जब इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी कि इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो मैम सेल में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, यही तो होता है एक सेल को बनाने के लिए, तो ऐसे ही सेल आया होगा, तो सब इसका मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर बेटा एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया इनकी थ्योरी को, जिन लोगों ने प्रूफ किया था वो थे मिलर एंड उरे। उरे के एक्चुअल स्टूडेंट थे मिलर, मिलर वाज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ उरे, और इन लोगों ने बोलते हैं ना सिमुलेशंस करते हैं। सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज थ्योरी तुमने पढ़ी, उसको एक्सपेरिमेंट बना दिया तुमने, एक्सपेरिमेंटल करने को उसी के जैसा कुछ तैयार कर दिया तुमने, उसे सिमुलेशंस कहते हैं। फिजिक्स में भी कई सारे सिमुलेशंस होते हैं, यूज करते हैं लोग पढ़ाने के लिए। तो वैसा ही सिमुलेशन एक्चुअल में मिलर और उरे ने किया। इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं और फिर उन्होंने बेटा देखो बिल्कुल इसी की थ्योरी के पॉइंट्स को यूज किया और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ कर दिखाया और कहा कि हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, हम मानते हैं तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही हुआ होगा। और जब आप एक्सपेरिमेंटली चीजों को प्रूफ कर देते हो फिर उसको डिस्कार्ड कोई नहीं कर सकता। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से ओपेरिन एंड हैल्डेन की ये जो थ्योरी थी उसको मान लिया गया, उसको सपोर्ट मिला, ठीक है ना। पढ़े उसको, यस एवरीवन,
थम्स अप दे दो यस, थम्स अप दे दो यस। पढ़े फिर, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। हमें एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाना है। पहले तो इन्होंने किया क्या इन व्यक्तियों ने, तो हम पहले लिखेंगे कि इन्होंने किया क्या। दे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ बेटा यार। क्या तुमने आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन किया है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वेपर्स ऐसे उठ रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, अंधेरा है एकदम, बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, गड्ढे हैं। इंटरस्टेलर मूवी देखी है? अब बेटा मूवी मत देखने लगना, वापस आओ, इधर आओ। दे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ मिलर एंड यूरे सॉरी ओपेरिन एंड हेल्डेन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ठीक है, जितने लोगों ने नो लिखा है ना बेटा, जिसको इमेजिन नहीं हुआ, बहुत कमी है इस बुद्धि की तुम्हारे अंदर बेटा। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, बुद्धि बढ़ाओ, बादाम खाओ सुबह सुबह, खत्म है बिल्कुल। चलो ठीक है, ये वही मैं बोल रही हूँ ना, ये वही है बेटा, वही वाली बुआ है। एम्स फर्स्ट रैंक नहीं आई, ठीक है ना। तुम बेटा क्या ही, ये तो बहुत बड़ी चीज है इमेजिन करना। तुमको अभी मैं बोलूं ना बेटा गधे को इमेजिन करो, कर लोगे वो तो, तुम अपने आप को तो इमेजिन कर ही सकते हो बेटा, लेकिन मैं बोलूंगी कि एलिफेंट इमेजिन करो, एलिफेंट, वो भी तुमसे इमेजिन नहीं हो पाएगा, वो तो तुमने सामने देखा है ना। अभी बोलू ना एलिफेंट बना, तो एलिफेंट है कि डॉग है पता ही नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा छवि बनाओगे तुम लोग, तो तुम तो बेटा क्या ही इमेजिन कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, जोर लगता है इस पे दिमाग में, है ना। अच्छा मूवी, मूवी, ओ हो, अच्छा अच्छा, ओहो बेकार में बेटा मैंने तुम्हें वो कर दिया ना टॉन्ट। कह रहे मैं मूवी के लिए नो लिखा था, हो मैम, बेफालतू में हमें सुना दिया मैम, खरी खोटी हमें सुननी पड़ी मैम। हमने यार मैं ना 4 सवाल एक साथ पूछती हूँ और फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने तुमसे पूछा क्या था, है ना। खुद ही मैं भूल जाती हूँ, तुम्हें बेफालतू की डांट पड़ गई ना बेटा, पर तुम डिजर्व भी करते हो। चलो आओ, अरे आओ भाई आओ। Yes for imagination, no for movie. They experimentally prove the theory of Oparin and Haldane. लैब में इन्होंने बिल्कुल प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन बेटा क्रिएट करी और लैब में इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो ऑपेरिन और हेल्डेन ने कहा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हो रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है बेटा। डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, तो एक बारी देख लीजिए कि आपको कितना स्पेस चाहिए। हम कुछ कुछ चीजें डायग्राम में ही लिखने की कोशिश करेंगे, बट ऑलमोस्ट एनसीईआरटी जैसा सुंदर मैं बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, ऐसा ही बनेंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली पोर्ट्रेट में बनाना, ठीक है ना। कहां बनाए? हम मिलर एंड उरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, मिलर एंड उरे का एक्सपेरिमेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ बेटा फटाफट से, इसका डायग्राम ही तो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया बेटा, कैसे प्रूव किया। गजब लोग होते हैं ना बेटा, क्या गजब, मतलब सही में यार, आसान चीजें थोड़ी है बेटा ये सब प्रूफ करना। ऊपर से बेटा किसी मतलब जिम्मेदारी लेना कि भाई मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारी बात को मैं प्रूफ करके रहूंगा, छोटी छोटी मोटी बात थोड़ी है। कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत, कितने फेल्ड एक्सपेरिमेंट होते होंगे। जब डायग्राम ना बेटा, जब मैं ये पेज इनकी मदद से बनाती हूँ ना, फिर मुझे कभी कभी रियलाइज होता है हाथ से ही बना लेना चाहिए था डायरेक्ट, इन औजारों का इस्तेमाल करने से अच्छा है। मैं नहीं बना रही इससे यार, इतना गंदा बन रहा है।
चलो, रात हो जाएगी बनाते बनाते वरना। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ बनाओ। अगर तुम एनसीईआरटी से देख के जल्दी जल्दी बना सकते हो तो वैसा ही बना लो, क्योंकि मैं वही डायग्राम बना रही हूँ एग्जैक्टली। बन गया बेटा, बन गया। वो नाइस। अब बेटा मेरा डायग्राम बन गया, अब जल्दी 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 भैया, अब नहीं समय मिलेगा तुम्हें। चलो।
पहले मैं लेबलिंग कर लेती हूँ बेटा, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वैसे तो सेम चीज है, कुछ अलग है नहीं कि आपको कुछ अलग टॉपिक पढ़ना है, सारे वही पॉइंट्स है जो आपने अभी पढ़े, बस उसको एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कैसे प्रूव किया है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। दिस इज वाटर ट्रैप, this is to vacuum pump, this is spark discharge chamber, these are electrodes जो स्पार्क क्रिएट करेंगे। यहां पे एक बना देते हैं कंडेंसर, दिस इज अ कंडेंसर, दैट्स इट। अब बेटा देखो, इन्होंने मिलर एंड उरे का ये एक्सपेरिमेंट था, सुनो देखो, मिलर एंड उरे का ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहा जो ओपेरन और हेल्डेन ने थ्योरी दी थी। बेटा थ्योरी तो आपको पता ही है, थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, हीट बहुत ज्यादा थी, बिजली चमक रही थी, वाटर वेपर्स ने क्लाउड बना रखा था, मतलब और कुछ गैसेस का कॉम्बिनेशन था, जिससे कि उसने आगे जाके कहा कि कहीं ना कहीं सिंपल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने होंगे। इन्होंने कहा भैया देखो हम एग्जैक्टली वैसा ही करके बता सकते हैं, ठीक है, देखो हम एग्जैक्टली वैसा ही करके बताएंगे, ठीक है ना। अरे कंचन बेटा धन्यवाद, तुम लोग जानबूझ के मेरे डायग्राम कुछ ज्यादा अच्छा बोलते हो, इतना भी अच्छा नहीं बनाया बट ठीक है, कोई नहीं, काम चल सकता है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, बॉइलिंग वाटर। क्यों लिया बॉइलिंग वाटर, क्यों लिया, अरे भाई एक तो ये बोर्ड बेटा, इन्होंने क्यों लिया बॉइलिंग वाटर, इन्होंने क्यों लिया बॉइलिंग वाटर, ताकि वेपर्स बना सको। अरे भाप बननी चाहिए ना बेटा, तो इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया ताकि भाप बना सको। देखो ये बॉइलिंग वाटर जिस फ्लास्क में लिया था, ये बॉइलिंग वाटर जिस फ्लास्क में लिया था, ये फ्लास्क किससे कनेक्टेड है, ये मैं जो डॉट बना रही हूं ना, ये मैं दिखाना चाह रही हूं कि वेपर्स है, क्योंकि पहले टाइम पे वेपर बहुत ज्यादा थे, तो ये फ्लास्क से कनेक्टेड है बेटा, जिस फ्लास्क को इन्होंने बोला स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर। यहां एक चीज तो यहीं से आ रही है, दैट इज वाटर वेपर, मानते हो कि नहीं, हाँ या ना, एक चीज तो यहीं से आ रही है वाटर वेपर, जहां तुमने बॉइलिंग वाटर ले रखा है, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर को स्पार्क डिस्चार्ज क्यों बोला, क्योंकि यहां हाई वोल्टेज बिजली, हाई वोल्टेज स्पार्क क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि बिजली चमक रही थी। तुम्हें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसा करना है, वेपर्स तो तुमने ले लिया, स्पार्क क्रिएट कर रहे थे इस इलेक्ट्रोड की मदद से, बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट कर रहे थे, 75,000 वोल्ट्स। ये स्पार्क क्रिएट करने के लिए तुमने यहां इसीलिए इसका नाम भी है स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर। ये क्रिएटेड स्पार्क जो लाइटनिंग को वो कर रही थी, मिमिक कर रही थी, मिमिक कर रही है ना, पहले की कंडीशन को मिमिक करनी है, क्रिएटेड स्पार्क 75,000 वोल्ट इसका वोल्टेज है, बहुत हाई टेम्परेचर है बेटा इस स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर का, वेपर आ रहा है तुम्हारे, स्पार्क क्रिएट हो रही है। ओवरऑल ये जो पूरा टेम्परेचर है ना बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एट 800 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ गैसेस को भी इन्होंने लिया इस स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में, क्योंकि इनको रिएक्शन कराना था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस हो रहे थे, और वो रिएक्शंस बेटा पानी के अंदर हो रहे थे। ये जो आपने पिछला डायग्राम बनाया ना बेटा, ये वाला डायग्राम, हॉट डाइल्यूट सूप, इस हॉट डाइल्यूट सूप में क्या क्या है, इस हॉट डाइल्यूट सूप में ये सारी चीजें है ना, जितने भी रिएक्शंस मैंने आपको बताए कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, पहले कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, वो कहां बने थे, इस गरम गरम पानी के अंदर, इस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर, सारी चीजें तो पानी के अंदर थी ना। पहली लाइफ जो आई होगी किसी प्रकार से वो पानी में आई थी,
और वो इसी पानी में आई थी, पानी में आई थी बेटा, याद रखो। जीवन जितना भी मैंने तुम्हें ये वाला जो फ्लो चार्ट बताया है, एक्चुअल में ये चीज पानी के अंदर हुई है ना बेटा। बारिश के पानी में वो सारे केमिकल्स थे, ओशन बने थे, सारी चीजें पानी के अंदर हो रही थी। अब मैं कह रही हूं यहां पे उन्होंने कंडीशन वैसे क्रिएट की, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, देखो ना, वैक्यूम लगा दिया, कोई फ्री ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, और तुमने गैसेस का भी कॉम्बिनेशन वैसा ही लिया हुआ है जैसे पहले था, वाटर वेपर। इस स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में बेटा कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन along with the water vapor। very 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 important क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से गैसेस थे। इनका रेशियो भी मैं बता देती हूं, 2:1:2। देखो जो इवन नंबर है वो 2 है और जो ऑड नंबर है वो 1 है। जो ऑड है वो 1 है, जो इवन वाले हैं वो 2 है। मतलब अगर तुमने किसी को फॉर एग्जाम्पल बेटा 100 लिया है तो उसको 200 ले लेना। इस रेशियो में तुमने ये गैसेस लिए थे अलोंग विद वाटर। ये स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में ये वही वाले गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है मिलर और उरे ने, जैसे पहले के टाइम पे रहा होगा, क्योंकि वो उसी को तो प्रूव करना चाह रहे हैं कि इन गैसेस में आपस में इतनी जबरदस्त मैम रिएक्शन होगी। सारी गैसेस नहीं ली है भाई, फिर एक अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया। मैं उनका एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ जो उन्होंने सबसे पहली बार किया। जैसे उन्होंने स्पार्क क्रिएट किया बेटा इतने हाई टेम्परेचर, इतने हाई वोल्टेज पे। अब बेटा देखो गैसेस फॉर्म में तो तुम्हें कोई चीज नहीं दिखेगी, पानी में तो लाइफ तो पानी में तुम्हें चीजें मिल रही थी ना बेटा। अब पानी तुम्हें गैस में तुम कैसे समझोगे कि कौन सा कंपाउंड बना कौन सा कंपाउंड नहीं बना। तो तुमने क्या किया ना बेटा, इस हाई ये जो गैस बन रही थी ना बेटा, गैस में आपस में रिएक्शन करवाया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसा। इस स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर का ट्यूब जो देखो एक कंडेंसर से पास हो रहा है। कंडेंसर से क्या करते हो बेटा, पानी अंदर भेज रहे हो, ठंडा पानी, वाटर इन, एक वाटर इनलेट है एक वाटर आउटलेट है। कंडेंसर का काम ही होता है बेटा, कंडेंसर नाम ही कह रहा है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। बारिश करानी है ना तुम्हें तो हॉट, ये ट्यूब कितनी हॉट रही है बेटा जिसमें वो सारे गैसेस है, इसको लिक्विफाई करने का काम है कंडेंसर का। सिंपल केमिस्ट्री है कि ये जितने भी गैसेस थे ना तुम्हारे यहाँ, जो भी चीजें केमिकल बने होंगे भाई, ये बहुत हॉट ट्यूब है, इस हॉट ट्यूब को कूल करना है तुम्हें ताकि पानी बन जाए। तो तुमने क्या किया, इससे पानी भेजा कंडेंसर से, इसका काम ही है कूलिंग, इसका काम ही है कूलिंग करना ताकि वाटर फॉर्म हो जाए ना। इस हॉट ट्यूब में से पास कर रहे हो बेटा कंडेंसर, ये हॉट ट्यूब इसी कंडेंसर से बेटा देखो कनेक्टेड है। इसके अंदर बेटा सारी रिएक्शंस चल रही होगी, इस स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर के अंदर सारी रिएक्शंस चल रही होंगी। और जब इस ट्यूब को तुमने बेटा इस कंडेंसर से पास किया मतलब तुमने कूलिंग की, तो इन्होंने देखा 18 दिन के बाद यहां कुछ पानी ट्रैप हो गया है, वाटर ट्रैप मैंने लिखा हुआ है, यहां कुछ पानी ट्रैप हो गया है, यहां कुछ पानी ट्रैप हो गया है। और ये जो पानी ट्रैप हुआ है ना बेटा, इन्होंने 18 दिन के बाद देखा इस पानी में गजब की चीजें बन गई। और वो गजब की चीजें क्या थी, अमीनो एसिड्स बन गए, एस्पर्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ऐसे कुछ बेटा इनको अमीनो एसिड्स बने हुए दिखे इस वाटर के अंदर। इन्होंने बोला मैंने मात्र 18 दिन के एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया, एक ऐसा सिमुलेशन बनाया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो पहले के जैसा है। बॉइलिंग वाटर लिया, वाटर वेपर के लिए स्पार्क क्रिएट किया इलेक्ट्रोड की मदद से, हाई वोल्टेज हाई टेम्परेचर, कुछ गैसेस का कॉम्बिनेशन, सारी गैसेस मैंने ली भी नहीं थी, मैंने सिर्फ 18 दिन के एक्सपेरिमेंट में सिंपल कुछ कुछ अमीनो एसिड्स बना दिए। तो सोचो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में तो कैसी कंडीशन रही और कितने गैसेस रहे और कितने मिलियन ईयर्स में हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो 100% ऐसा 100% हो सकता है, अगर मैं 18 दिन के एक्सपेरिमेंट में ये कर सकता हूं, कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स बना सकता हूं, तो फिर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में तो 100% ऐसा हुआ होगा। बोलो वाओ, यस बोलो वाओ, यस 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 इट इज वाओ। मजा आया। और पता है फिर बेटा अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ गैसेस लेके अलग अलग चीजें बनाई, लिपिड्स बना दिए, कुछ शुगर्स बना दिए। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि यस केमिकल एवोल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, केमिकल एवोल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
बट सेल कैसे आई नालायक, वो तो बताऊंगी ना। तो सेल इसी की तो बनी है ना यार, सेल इसी की तो बनी है। मैं यहां पे कह रही हूं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर एक ना मैं एक एनिमेशन दिखाती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग करके आना, इन एक्सपेरिमेंट्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करके आना। मैंने थोड़ा टाइम लेके पढ़ाया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आई टुक टाइम, है ना, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं यहां पे लिखती हूं, ही टुक अमोनिया, मीथेन, H2 along with water vapor मजेदार था ना बेटा, मस्त मजा आया ना। लग नहीं रहा होगा तुम एवोल्यूशन पढ़ रहे हो। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द टॉपिक, ठीक है ना। वाटर वेपर at 75,000 voltage, 800 degree Celsius temperature, in spark discharge chamber, in spark। वैसे क्यों इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हो, ये तो होना ही चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है, लगता है ना कि बोरिंग है, बट वैसा बोरिंग नहीं फील हो रहा होगा, पढ़ तो इवोल्यूशन ही रहे हो। इन द स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर आफ्टर 18 days of experiment, they collected the water and found simple amino acids like ग्लाइसिन। एनसीईआरटी में अमीनो एसिड्स के नाम नहीं दिए हुए हैं। एस्पर्टिक एसिड, एक और अमीनो एसिड था बेटा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मेडिजी अगर किसी के पास है तो मुझे बताओ। 3 अमीनो एसिड्स हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। और वो वाली बात तो तुम्हें बेटा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि वेपर्स मूव करके जा रहे हैं, ये कनेक्टेड है इससे। वो उस एक्सपेरिमेंट से समझ पा रहे हो कि नहीं, कि पूरी कहानी लिखूं फिर कंडेंसर से। मैंने लिख दिया वैसे तो कंडेंसर, और वो हॉट ट्यूब है। एलेनिन, एलेनिन, यस एलेनिन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं फिर भी लिख देती हूं ताकि तुम्हें भूले ना। ट्यूब ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर, ट्यूब ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर हॉट है बहुत, विद गैसेस। तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए लिख दे रही हूं, इसको हमने पास किया थ्रू कंडेंसर कूलिंग के लिए। अभी पढ़ा रही हूं मैं, इससे कूलिंग हुई। कूलिंग से क्या हुआ बेटा, वाटर ट्रैप हो गया जिसमें वेरियस केमिकल्स थे। आज के लिए बस इतना ही रख रही हूं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना रख रही हूं, बट मैं वो एनिमेशन आज ही दिखा के जा रही हूं बेटा, ताकि ना तुम्हें ज्यादा रिलेट कर पाए। एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जा रही हूं, थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। थोड़े पॉइंट्स बचे हुए हैं बेटा जो एनसीईआरटी के नहीं है। मैं वैसे भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड ज्यादा तुम्हें बताऊंगी नहीं, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है। लेकिन जहां तुम्हें टॉपिक की कनेक्टिविटी फील नहीं होगी ना, जब तक मैं वो पॉइंट्स ना बताऊं, वहां पे मैं वो पॉइंट्स ऐड कर दूंगी। अदरवाइज फालतू का ज्ञान नहीं करेंगे बेटा। वेर आई फील कि यार ये नहीं बताऊंगी ना तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, रिलेटिव ही नहीं लगेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज विल
कीप गोइंग लाइक दिस। तो अगले दिन हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे। कल ही तो है डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, कि उन्होंने क्या क्या दिया बेटा, है ना। अभी हम पहली लाइफ कैसे आई कल डिस्कशन करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ डेटा है 3 बिलियन ईयर्स अगो, 2 बिलियन ईयर्स अगो, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये एक फ्लो बना लेंगे कि कैसे कैसे बेटा पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना। यस, डन कर लिया। एक बारी मैं एनिमेशन दिखा दूं। देखते हैं, एक बारी कोशिश करते हैं। वैसे ये भी परफेक्ट नहीं है, बट आई थिंक काम चलाओ, मतलब अच्छी है, बुरी नहीं है बेटा, नॉट बुरी। इसके ना उस पे मत जाना सबटाइटल्स में। व्हाट वाज द मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट। जैसे लोग कह रहे थे ना कि देखो नॉन लिविंग से लाइफ आ जाती है, मैगट्स आ गए, इसके ऊपर खाना रखा हुआ था, चूहिया आ गई हमारी, है ना। इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा लोगों ने। इसमें भी देखो। अच्छा, फिर ये बोला कि नॉन लिविंग से अगर आता ही तो ये बायोजेनेसिस की थ्योरी थी कि नॉन लिविंग से आता तो उसमें भी मैगट्स आने चाहिए थे, जिसको ढका हुआ है उसमें भी फ्लाइज आने चाहिए थे, उसमें तो फ्लाइज नहीं आए। दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये पूरी थ्योरी उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, हमें पूरी थ्योरी नहीं देखनी है, ठीक है। अरे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में भी हमें नहीं देखना है, अभी हमने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ा ही नहीं है। गलत पीपीटी ना लगा दियो। हाँ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बोला कि कुछ इस तरीके से हुआ होगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। ओशन दिखाया हुआ है, ओशन में जैसे दिखाए सिंपल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, पॉलीमर्स बने, और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, कुछ इस तरीके से लाइफ आई होगी। ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एंड हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है जी, चलो। अब ये बेटा एक पॉन्ड बनाया हुआ है, बोला कि अब हमें वो कंडीशंस देखनी है, जो कंडीशंस, चलो चलो, इन्होंने ये रहा मछली भी आ गई यहाँ तो। स्टैनली मिलर ने कहा कि पहले के एटमॉस्फेयर में ऑपेरन और हैल्डेन ने कहा था कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है ना, और इसी से पहली लाइफ आई है, तो क्यों ना हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। इन्होंने वैसा ही पूरा क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया, यहाँ बॉइलिंग वाटर वेपर के लिए हीट कर रहे हैं, यहाँ मैंने हीट वाला बनाना भूल गई हूँ मैं। इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर लिया, इसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, और इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस ली, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, और पीछे से तो बेटा साइड से वाटर वेपर आ ही रही है। इन गैसेस का इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया, और यहाँ से बेटा वेपर आ रही है, यहाँ से वेपर आ रही है, और ये सारा जो गैस है बेटा रिएक्ट कर रहा है स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में, और इस हॉट ट्यूब से पास हो रहा है। इस हॉट ट्यूब को कनेक्ट किया हुआ है तुमने इस कंडेंसर से, तो ये कंडेंसर में से कूलिंग होती है। अब ये कह रहे हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था। देखो ये दिखाया है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, सन का यूवी रेज है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, बिजली है। अब मैं इसको लैब में कैसे क्रिएट करूं सोर्स ऑफ एनर्जी को, तो इन्होंने ये स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में स्पार्क क्रिएट किया है उसी तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। और बोला जब मैंने ऐसा स्पार्क क्रिएट किया ना, तो आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स, मुझे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हुए दिखे। ठीक है ना। फिर इन्होंने इसकी एनालिसिस की, इस पानी को एनालाइज किया। जब इसको एनालाइज किया, ये कुछ दिनों के बाद ऐसा ऐसा काला रंग का हो गया था, ब्राउन कलर का हो गया था। जब इन्होंने इसकी एनालिसिस की तो इनको सिंपल अमीनो एसिड्स बने। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने ना बेटा अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस लिए स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में, और उनसे अलग अलग चीजें बना डाली। आई थिंक बेटा ठीक है। हाँ भैया, हमें बस इतने से मतलब है, हमारा हो गया बेटा, आज का काम हमारा हो चुका है भैया। हाँ, अब तुम अपना देखो, 6 बजे क्लास है, पौने 6 बजे है, 8 बजे है, 10 बजे है, मेरे को क्या, बड़े आए। चलो थैंक यू, थैंक यू। हम मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बहुत मजा आया। आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स इन योर क्लास, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर टू मेक इट लेस बोरिंग। ठीक है, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दो ज्यादा समय नहीं होता, बट जितना समय होता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड लेट्स मेक दिस चैप्टर इवन मोर इंटरेस्टिंग। दो तीन सवाल तो आएंगे ही, पर बड़े फिक्स होते हैं। इवोल्यूशन जितना देखने में कठिन लगता है ना, सवाल बड़े इजी आते हैं, फिक्स होते हैं कि इस टॉपिक से सवाल आएंगे। पीवाईक्यूज में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, देखने में बड़ा थ्योरी और बोरिंग लगता है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट वे। सॉन्ग बेटा अब याद ही नहीं आता ना, सॉन्ग तुम सॉन्ग का प्रेशर मत दिया करो यार,
जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आनन इन आंखों में एक चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे, तुम्हारे लिए मैंने ये गाना बनाया था, मुझे लग रहा है अर्जुना में, कि मेरे सामने वाले स्क्रीन्स में एक स्पैमर का झुंड रहता है, हर रोज उनका एक काम होता है कि आके स्पैमिंग करना है। हे चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों। मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, ठीक है। सिर्फ स्पैमर्स नहीं होते, पढ़ने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मजाक मजाक में आई हुई, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्लास